थोड़ा अभी सेट करना पड़ेगा। शुरू है सर। हाँ शुरू है। दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये 4 शब्दावलियों के साथ पहली एपिसोड से लेकर अभी तक हम लोग मिलते रहे हैं। इन शब्दावलियों के बीच मैंने आप लोगों के बीच में डरखाइम अर्थात इमाल डरखाइम, फ्रेंच फिलोसफर, सोशियोलॉजिस्ट, इंटेलेक्चुअल, जर्मन फिलोसफर, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और न जाने कई विधाओं के धनी पुरोधा कार्ल मार्क्स की भी चर्चा की है। मार्क्सवाद की मौलिक धाराओं, खासकर उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के तहत क्लासिकल ब्रिटिश इकोनॉमी में रिकार्डो, ब्रिटिश इकोनॉमी, क्लासिकल ब्रिटिश इकोनॉमी के साथ जर्मन आइडियोलॉजी, जिसके तहत हीगल और फ्रेंच सोशलिज्म की धारा के तहत 1779 की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बीच दीदरो, दांते, रूसो जैसे फिलोसफर्स के बीच एक नई धारा और समाज की रूपरेखा लोकतांत्रिक मूल्यों से परे हटकर समाजवाद के चिंतन को हमारे और आपके बीच में समूची दुनिया में फैलाने का जो कार्य किया संत साइमन, उसके चिंतनों और उसकी विचारधाराओं से कार्ल मार्क्स कैसे प्रभावित हुआ, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। और इस विचार के तहत जो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जो होली फैमिली या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या जर्मन आइडियोलॉजी या दास कैपिटल जैसी महाकृतियां जो आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं तो मानता हूं कि जो कलहन की राजतरंगिणी है या कालिदास की जो मेघदूत है या कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है या मेगास्थनीज की जो मौलिक कृति इंडिका है, इन पुस्तकों से कम महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल नहीं है। यह आधुनिक समाज की संरचना का एक मौलिक ऐसा आयाम है जिसने सामंतवाद को अपने आगोश में लिया और सामंतवाद
के आधार पर सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद की धारा का जो विश्लेषण किया गया, उसके शोषण की प्रवृत्ति को विकसित किया गया, जिसके तहत समाज की प्रमुख एजेंसियों को, खास करके नौकरशाही, राजनीतिक तंत्र, राज्य, समाज, परिवार, इन सारी की व्याख्या जो मार्क्सवादी परिवेश में किए गए हैं या की गई है, उससे हम अलग नहीं हट सकते। इसी बीच में सर्वहारा और बुर्जुआ अर्थात सबल और निर्बल, बहुजन और अभिजात के बीच में जो संबंध हैं, और वह संबंध कैसे एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, और वो विरोधाभास क्यों विकसित होता है, इस पर व्यापक रूप से चिंतन किया गया है। और हमारे पिछले एपिसोड में भी इन सारी धाराओं की व्याख्या की गई है। दोस्तों, यूपीएससी में खास करके सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। तो ऐसे परिवेश में मैं आज आप लोगों के बीच में सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म, ये तीन जो अहम शब्दावलियां हैं, जो डोमिनेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके बारे में व्याख्या करना चाहता हूं। समाजवाद मार्क्सवाद का प्रतिबिंब है। यह कैसे प्रतिबिंब है? अगर हम संत साइमन की कृतियों के माध्यम से इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि द theoretical paradigm of socialism is based upon the principle of wage according to labor, अर्थात श्रम के आधार पर मजदूरी के सैद्धांतिक आयाम का दूसरा नाम जो है वह समाजवाद है, जहां निजी संपत्ति गौण हो जाती है, सार्वजनिक संपत्ति अहम हो जाती है, मार्केट सिस्टम खत्म हो जाता है, मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट। तो समाजवाद is the appropriation of all large scale private capital. This is what mentioned in the Communist Manifesto, which was written in 1848. इसी के अपोजिशन में, इसी के आगे कम्युनिज्म जो है वह सोशलिज्म का अंतिम बिंदु है। The saturation point of socialism can be understood in terms of communism, where wage is not given by the system on the basis of labor. यहाँ वेज जो है वह आपके नीड के आधार पर दिया जाता है, अर्थात your need will be satisfied by the state, not by your family members or any other person, private person. Secondly, socialism is based upon the central control of production in the hands of the state. State regulates each and everything. अर्थात स्टेट ही, हम स्टेट के लिए जीते हैं, स्टेट के लिए काम करते हैं, स्टेट के लिए ही हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। समाजवाद के अलावा
साम्यवाद में the basic principle of communism is based upon the notion of consensus on the public questions. Therefore, no laws, no discipline, no coercion, किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होता है, बिकॉज संघर्ष जो है वह डिससेटिस्फैक्शन से होता है. यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन कम्युनिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में डेवलप होने का क्वेश्चन रेज ही नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड, सोशलिज्म is based upon the principle of rapid increase of production forces. वहीं communism is based upon the notion of satisfaction of all material needs. Satisfaction of all material needs which is developed in the life of human being. अर्थात जो भी आपके जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं या लग्जूरियस आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य जो है वह स्टेट करता है. इसी के साथ सोशलिज्म में ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुर्जुआजी स्टेट और कम्युनिज्म में collectively shared duties and works are very important. So these are the basic propositions through which we can distinguish between the basic approach of socialism and communism. This is the general distinction between socialism and communism. Marxism, both socialism and communism, both are the Marxian terminology, which was highly developed in the writing of Karl Marx in 1848, when he had written a book known as Communist Manifesto, where he has discussed about the theoretical paradigm of conflict school. यहाँ मूल रूप से the distinction between socialism and communism is interpreted on the basis of a state. Here, Karl Marx tried to interpret socialism as the integration of executive and legislative functions. Executive and legislative functions are delivered by the state, not by a particular person, a particular group. In communism, abolition of legislative and executive functions no longer necessary. अर्थात यहाँ से पूरी तरह से यह एब्सेंट हो जाएगा लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव नोशंस, कार्यकारी जो परिषद होते हैं, कार्यकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं, वे सारे यहाँ से वह खत्म हो जाएंगे. ये राज्य की परिभाषा के तहत जो मौलिक अवधारणाओं की व्याख्या मार्क्सवाद में की गई है, उसे हम समाजवाद के अंतर्गत हम लोग जो जब विश्लेषण करते हैं तो here we know socialism is based on the notion of all government personnel to be subject to frequent elections, mandates from constituencies and recall. On the other hand, communism distribution of administrative tasks by rotation and election. These are the fundamental difference between socialism and communism. In socialism, election and recall of magistrates and judges, as well as
administrative officials. On the other hand, in communism, dissolution of all armed and coercive forces. यहाँ जितने भी coercive forces हैं, अर्थात द्वंद्व फैलाने वाले forces हैं, उन सभी का समापन कर दिया जाता है. A state is always regulated by replaced of army and police forces by people militia. अर्थात पीपल की शक्ति जो है, आम शक्ति जो है, जनशक्ति जो है, उस शक्ति के माध्यम से हम आर्मी और पुलिस फोर्स को हम एब्सेंट कर देते हैं सोसाइटी से. यह समाजवाद की मौलिक विशेषता के रूप में है. इसके अलावा on the other hand, full local autonomy within the framework of councils on the basis of pyramid structure. Such type of social organization which is developed in socialism. In 1919, when the Constitution of Soviet Union was constituted by Lenin, with the help of Trotsky, with the help of Joseph Stalin, Bukharin, etc., ये सारे लोगों के द्वारा जो संविधान की मौलिक संरचना तैयार की गई थी, जिसकी मूलता जो है समाजवाद में विश्लेषित था, तो उस धारा के विश्लेषण के तहत इसने स्पष्ट रूप से कहा कि the basic concept of socialism, which is established in Soviet Union in 1919 under the leadership of liberal Marxism, आज के डेट में हम लोग उसको लिबरल मार्क्सिज्म कहेंगे, लेकिन 1919 में यह रेडिकल मार्क्सिज्म था. कैसे था इस पर अलग से चर्चा करूंगा. तो the whole principle and proposition of socialism, which was established in 1919 with the help of Soviet Constitution, based upon the principle of realm of necessity and realm of ideology. Realm of necessity is nothing except the infrastructural unit of the Marxism, what Karl Marx mentioned in his famous contribution known as Communist Manifesto in 1848, where he clearly mentioned that infrastructure is the core variable of the society. और इसी के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष होते हैं. अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग in the Marxism, it is the economic variable of the system. So, the second one is realm of ideology. I would like to define the basic concept of ideology. Ideology is an idea supported by norms. Ideology is an idea, mere an idea, nothing else. Ideology is an idea supported by norms. We are encouraged to believe it, not because it is true, but such belief is regarded as a right and proper in any society world. So, the Gandhian ideology, Leninism, Marxism, these all are an burning example of ideology. आप गाली दे सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसकी समालोचना कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का संवैधानिक तरीके से आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. लेकिन ये भी आज जो मैं कहना चाहता हूँ, ये भी काल और स्पेस, टाइम एंड स्पेस पर निर्भर करता है. ये नहीं कहा जा सकता. इट मीन्स ideology is a relative terminology. जो कल सही था वो आज सही होगा, या आज जो सही है वो कल सही था. ये
ये ऐसा कहना जो है यह सोशियोलॉजी के साथ बेईमानी है। तो इसलिए स्टेट के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर हम कैसे सोशलिज्म और कम्युनिज्म को समझ सकते हैं मार्क्सवाद की धारा के तहत, तो उसे भी स्पष्ट करने की जरूरत है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, सोशलिज्म इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्टेट ओनरशिप ऑफ फैक्ट्री। Each and every factory which prevails in the society is regulated by the state. Nothing, no private property, no private ownership of ownership. ये नहीं होगा. On the other hand, in communism, elimination of market, exchange, and the role of money, ये सभी खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये एक मेजर मेथोडिकल अप्रोच है जिसको कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, व्हाट आर द बेसिक और फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। मैं ये जानता हूँ कि यह काफ़ी सैद्धांतिक लेक्चर है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे बार बार इस एपिसोड को देखेंगे तो आपके मन मस्तिष्क पर इसकी एक जो तस्वीर बनेगी, जिस तस्वीर से एक नए समाज की अभिकल्पना आप तैयार कर सकते हैं और एक नया बोध आप विकसित कर सकते हैं नए समाज की संरचना को तैयार करने में। दोस्तों, socialism is based upon the principle of state control of credit. On the other hand, communism is based upon the principle of end of division of labor and division of labor, rotation of all tasks. ये सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, यह मूलता है इसकी। तीसरा डिफरेंस बताता है कि स्टेट कंट्रोल ओवर द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड, इन कम्युनिज्म पीपल एंजॉय वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ वर्क एंड लेजर। तो ये एक तरह का जो भारत में परिकल्पना तैयार की गई थी राम राज्य की, वह राम राज्य की धारा का दूसरा नाम जो है साम्यवाद है, जिसके बारे में मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आऊँगा। जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के जो मुद्दे हैं, और आज जो हमारे और आपके बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस पर भी मैं हल्की सी चर्चा करना चाहूँगा मार्क्सवाद और उदारवाद की धारा के तहत। तो भगवान राम हैं कहाँ और कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी परिकल्पना एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से निकट भविष्य में मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ आपके बीच में। यह चर्चा समाजवाद और साम्यवाद के सैद्धांतिक आयाम के में कहाँ पर टिकता है। हमने कहा कि राम राज्य की जो अभिकल्पना थी, आप सोच सकते हैं जहाँ आर्थिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा, वैचारिक न्याय होगा, बौद्धिक न्याय होगा, जहाँ धार्मिक न्याय होंगे, जहाँ हर जगह कोई स्टेट नहीं रेगुलेटिंग फोर्स होगा। राम का चिंतन जो है, विचारधारा जो है, वह विचारधारा ही रेगुलेटिंग फोर्स होगा। तो क्या हम ऐसे समाज की विकल्पना तैयार कर चुके हैं? क्या उसका समाजशास्त्रीय या वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है? क्या उसका मेथोडिकल अप्रोच डेवलप किया गया है? इन सारे परिवेशों के आधार पर निकट भविष्य में मैं आपके पास में आऊँगा। दोस्तों, सोशलिज्म इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल liability of all citizens to work
public direction of employment. On the other hand, communism is based upon the principle of with abolition of the scarcity. All wants are satisfied, and the ideas of the private property becomes meaningless. अर्थात मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि कम्युनिज्म में या सोशलिज्म में एक पूछ आपको दिखाई दे सकती है, हालांकि नंगी आंखों से वो भी नहीं दिखेगा। जैसे पेटी बुर्जुआजी का कॉन्सेप्ट इमर्ज कर गया हुआ था 1919 से लेकर के 1921 के बीच सोवियत यूनियन में, सुप्रीम सोवियत में। वह दहा को कैसे खत्म किया गया और एक नई परिभाषा समाजवाद की जगह पर साम्यवाद को कैसे लाया गया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा जो दृष्टिकोण है डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में, वह है ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी। On the basis of society, Karl Marx had tried to conceptualize the basic concept of socialism, which based upon the notion of a heavy graduated taxation. In communism, principles of cooperation, extents of all public affairs are very important. In socialism, no inheritance. And communism, social, cultural, regional, racial differences disappear as source of conflicts. It means socialism is based upon the principle of free education for all children. And in communism, people explore their capacities to the full with other people's freedom as the only constant. In socialism, reunion of town and country through equitable distribution of population over country and integration of work and non-work environment. In communism, households are based on communal agreements, monogamy possessed through not necessarily as a lifetime commitment. The other differences between the communism can be explained on the basis of planned expansion of production and abolition of material scarcity. Number second is administration of persons to be replaced by administration of things, that is withering away of the state. And lastly, we can say that principles of justice to be justice gradually established from each according to his ability to each according to his need. Friends, मैंने सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म के तहत इन्हीं तीन धाराओं के आधार पर पहला इंट्रोडक्शन, लास्ट कंक्लूजन, और पहला जो है वह इकोनॉमी, दूसरा जो है पॉलिटी एंड तीसरा जो है सोसाइटी के आधार पर सोशलिज्म, कम्युनिज्म। और आशा है आपको ये पसंद आया होगा। और नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग जल्द मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।